हेलो स्टूडेंट, तो मैंने लास्ट ईयर जो वीडियो अपलोड करी थी वो फर्स्ट सेमेस्टर की इकोनॉमिक्स की वीडियो अपलोड करी थी। तो उसमें मैंने कुछ टॉपिक क्या लेसन ही क्लियर करा दिए थे। 1 से शायद 3 लेसन मैंने क्लियर करवाए थे, लेकिन अब उसको वहीं छोड़ देते हैं और नए तरीके से फिर से वहीं से कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से यानी कि इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन वहाँ से पुटअप होंगे उनको मैं आपको बता दूंगी, लिखवा भी दूंगी, जिससे कि आप उनको ही तैयार कर लें। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से आपको क्लियर करा दूंगी जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो पहला इसमें जो चैप्टर था हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत। पहले तो आप चैप्टर का नाम आपको पता ही होगा आप तो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत। ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है। तो इसमें आपका पहला जो चैप्टर है दुर्लभता एवं चयन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस। ठीक है, तो इसमें आपका मेन ही रहेगा कि आर्थिक समस्या क्या है, क्योंकि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं और क्यों होती हैं, क्या उसके रीज़न है। तो ये बहुत ही सरल है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। केवल आपको इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के बारे में बतानी है और इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्यों उत्पन्न होती हैं, बस इसके बारे में चर्चा करनी है और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। एक इसमें और छोटा सा टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये एक छोटा सा है, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसे भी मैं क्लियर करा दूंगी। बस इस फर्स्ट चैप्टर में आपका इतना ही है। सेकंड चैप्टर आपका है इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि आर्थिक प्रणालियाँ, यानी कि कह सकते हैं इनको अर्थव्यवस्था के नियम। आप अगर सिंपल भाषा में समझे तो इनको अर्थव्यवस्था के नियम कह के बुला सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिन पर हमारा इकोनॉमी यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। आर्थिक प्रणालियाँ बहुत कठिन नहीं है, इसके आपको विशेषताएं पूछेंगे हो सकता है, या फिर आर्थिक प्रणाली का अर्थ पूछ ले। और इसमें एक 3 टॉपिक और आए हैं, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवाद अर्थव्यवस्था क्या होती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो मैं आपको क्लियर करा देती हूँ कि अभी हमारी जो भारत की इकोनॉमी है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि समाजवाद भी है और पूंजीवाद भी है। ठीक है, तो पूंजीवाद कब शुरू हुई और समाजवाद कब लागू हुआ और मिश्रित अर्थव्यवस्था कब लागू हुई, वो सारी डिटेल में आपको मैं क्लियर करा दूंगी। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसान है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो स्टूडेंट, थर्ड लेसन आपका आएगा मांग एवं पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, मांग के बारे में जिसने इकोनॉमिक्स अगर 12th में पढ़ी है तो वो समझ जाएंगे कि मांग क्या होती है और पूर्ति किसे कहते हैं। उन्हें 12th में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, जो साइंस साइड के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। एक बात मैं और आपको क्लियर पहले करा दूँ कि इकोनॉमिक्स इतनी कठिन नहीं है जितनी कि उसको समझा जाता है। अगर आप उसका बेस समझ लेंगे तो हमारा जीवन है हमारी लाइफ से ही रिलेटेड होती है उसकी हर चीज़। इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी बिजनेस से रिलेटेड हो जाती है, लेकिन अगर उसे हम अपने दैनिक जीवन से जोड़ लें तो वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगी। तो मैंने आपको बताया कि मांग और पूर्ति, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मांग और पूर्ति से क्वेश्चन बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो इसमें आपको पूछा क्या जाता है कि मांग किसे कहते हैं, मांग के कितने प्रकार की होती है, मांग का नियम क्या है, इंपॉर्टेंट है ये मांग का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। और एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि मांग के नियम के अपवाद क्या हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसी में अगला चैप्टर जो मैंने आपको टॉपिक बताया है वो है पूर्ति। पूर्ति किसे कहते हैं, पूर्ति की विशेषताएँ, पूर्ति की मान्यताएँ और पूर्ति के भी अपवाद। ठीक है, पूर्ति वक्र क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। तो 3 चैप्टर के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। तो अब चलते हैं चौथे चैप्टर पे। चौथा जो चैप्टर है वो बहुत ही आसान है। आपको लग रहा होगा कि मैम इस तरह से क्यों कह रही हैं बार बार कि बहुत आसान है। एक्चुअली में ये जो चौथा लेसन है ना वो मार्केट से रिलेटेड है। ठीक है, बाजार किसे कहते हैं, बहुत लोग तो ऐसे बता देंगे ना, नॉर्मल भाषा में ही बता देंगे कि बाजार किसे कहते हैं। सभी लोग बाजार जाते हैं, भाई सब जाते हैं कि नहीं जाते हैं, जो नहीं जाता है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, बाजार तो सभी जाते हैं और बाजार के प्रकार भी जब पता होंगे, और अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा क्लियर कराऊंगी तो आपको सच में पता हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बाजार किसे कहते हैं इसको जानेंगे अपनी भाषा में और अर्थशास्त्र की भाषा में।
हमारी भाषा में बाज़ार का अर्थ कुछ अलग होता है और इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर हम देखें तो बाज़ार का अर्थ वहाँ से बिल्कुल अलग बदल जाता है। ठीक है, तो बाज़ार के बारे में पढ़ेंगे और बाज़ार का वर्गीकरण, बाज़ार को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, बहुत ही आसान है, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको क्लियर करा दूंगी। अब इसका जो 5वां लेसन है, मांग एवं पूर्ति वक्रों के प्रयोग, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर समय मिला तो इसको मैं करा दूंगी, वैसे ये इससे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, इस वजह से मैं सोच रही हूँ इसको स्किप कर देते हैं। 6वें लेसन पर चलते हैं, क्योंकि समय इतना है नहीं कि मैं आपको डिटेल में समझा सकूँ। हाँ, 6वां लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान है, मैं आपको हर चीज़ क्लियर करा दूंगी, हर कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगी। बस शर्त यही है कि आपको हमेशा मुझसे जुड़े रहना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उसे शेयर भी करना होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे मुझे अच्छा लगेगा, मैं मोटिवेट होंगी और आप लोगों के लिए तो फ़ायदा है ही। ठीक है, तो जहाँ दोनों लोगों का फ़ायदा होता है तो फिर बात बन ही जाती है। तो चलिए, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। उपभोक्ता की बचत से आप क्या समझते हैं, इसका विचार किसने दिया। ठीक है, कौन कौन से ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिसने उपभोक्ता की बचत का विचार दिया था, और उपभोक्ता की बचत की मान्यताएं की। ठीक है, मान्यताएं यानी कि वो दशाएं होती हैं जिन पर वो नियम लागू होता है। ठीक है, मान्यताओं का मतलब होता है वो दशाएं, मान्यताएं या अजम्पशंस, यानी कि वो नियम, ऐसे कौन सी दशाएं हैं, ऐसे कौन से अजम्पशंस हैं जिन पर ये नियम लागू होता है। ठीक है, अगर वो दशाएं उस समय होंगी तभी ये नियम लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ये सभी के साथ है। ठीक है, मान्यताएं सभी में हैं, मांग के नियम में भी मान्यताएं हैं, पूर्ति के नियम में भी मान्यताएं, यानी कि हर में एक नियम चलता है। ये वैसे भी इकोनॉमिक्स को वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं, एक साइंस वाले बच्चे भी इसको पढ़ते हैं, बीएससी भी इससे इकोनॉमिक्स से होती है, तो ये क्या है, नियमों पर भी चलता है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें आपका एक अगला टॉपिक जो होगा, उपभोक्ता की बचत को, अब मैंने आपको बताया था कि किस किस ने दिया है, हिक्स ने भी दिया है और मार्शल ने भी दिया, तो मार्शल के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे और हिक्स के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद उपभोक्ता की बचत का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। तो 5 लेसन के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया है, 5 लेसन में आपको क्या क्या पढ़ना है और मुझे आपको क्या क्या पढ़ाना है। इसके देखो मुझे मैं आपको क्लियर करा दूं, मैं पूरा इसको डिटेल में आपको नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि समय नहीं है, इसलिए इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगी। उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर ही मैं फोकस करूंगी जिससे कि आपका एग्जाम में आने वाले हैं वो क्लियर हो जाए। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराऊंगी, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट क्लियर कराए तो कोई भी क्वेश्चन आप याद नहीं कर सकते। और इतने जब हम ग्रेजुएशन लेवल पर कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें रट्टा नहीं मारा जाता है, रटना नहीं पड़ता है, समझना पड़ता है। केवल लिखते तो हम इसलिए हैं, लिखवाते हम इसलिए हैं क्योंकि वो चीज़ें भूल ना जाए, लेकिन उसको समझना होता है, समझ करके फिर अपने शब्दों में लिखना होता है, तभी हम लिख पाते। इतने बड़े बड़े टॉपिक, इतना सारा लेंदी जो होता है, इतना सारा रट नहीं सकते, याद नहीं कर सकते, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो आप वीडियो ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन अपने पास रखिएगा, जो भी मैं बोलती जाऊँ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं नोट डाउन कराती जाऊँगी आपको, जिससे कि आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर एक बार हो गया ना तो कोई भी चीज़ आपको मुश्किल नहीं लगेगी, हर चीज़ आसान हो जाएगी। ठीक है, तो जितनी चीज़ें मैंने अभी आपको जितने मैंने लेसन आपको बता दिए हैं उनसे रिलेटेड मैं वीडियो अगले दिन आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। आज का वीडियो बस यहीं तक है और आप वादा करिए कि मेरे वीडियो देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर तो ज़रूर करना है जिससे कि और भी बच्चे इससे जुड़ जाएं और उन्हें भी हेल्प मिली। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका सिलेबस बहुत जल्दी मैं आपको क्लियर करा दूं, बहुत जल्दी आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी, क्योंकि टाइम कम है तो मुझे और आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। देखिए, तो आप मेहनत करेंगे तो मैं भी मेहनत करूंगी, क्योंकि अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छी परसेंटेज बनानी है तो वही मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और जिद रखना पड़ेगा, जिद करनी पड़ेगी। क्यों कहते हैं ना कि जीतने की जिद होनी चाहिए। सहयोग मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी। मैं आपको केवल मोटिवेट कर सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकती हूँ, लेकिन याद करना, मेहनत करना तो आप ही का काम है। ठीक है, तो सभी लोग, मैं और आप मिलकर के अपने चैप्टर को क्लियर करेंगे और अच्छे नंबरों से पास भी होंगे। ओके स्टूडेंट, टेक केयर एंड बाय बाय।